नमस्कार। आज की तारीख है 14 मई 2020। डेली फिल्म्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली फिल्म्स कैप्सूल में हम इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टैटिक पार्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, जिसका सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत मिशन और MSME, इन दोनों न्यूज को हम एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक ही न्यूज से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दोनों टॉपिक न्यूज में क्यों हैं। देखिए, 13 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए एक हैवी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज यानी कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को प्रमुखता में रखा गया है। यह पैकेज था 20 लाख करोड़ रुपए का, जो कि हमारी GDP का 10% है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वह बात यह है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इसके पहले जितने भी पैकेज के अनाउंसमेंट हुए हैं वे सारे पैकेज इस 20 लाख करोड़ का हिस्सा हैं। जैसे कि RBI के द्वारा दिया गया पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से निर्गत धनराशि इस पैकेज का हिस्सा रहेंगे। यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया कि आप अपने अघोषित संपत्ति को दर्शाकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब आइए टॉपिक पे बात करते हैं। यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के उन्हीं क्षेत्रों में से एक है MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसमें इस पैकेज का कुछ हिस्सा आवंटित किया जाएगा। इसलिए ये दोनों टॉपिक अभी फिलहाल न्यूज में है। अब आइए एक एक करके दोनों टॉपिक का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन की। देखिए, आत्मनिर्भर भारत मिशन का मतलब ये है कि भारत को इंपोर्ट यानी कि आयात को कम करते हुए क्वालिटी लोकल गुड्स और सर्विसेज यानी कि गुणवत्ता वाले स्थानीय सामान और सेवाओं को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि वैश्विक बाजार का आकर्षण हमारी सेवाओं की तरफ बढ़े। और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी नहीं है कि हम विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करते हुए तटस्थवादी यानी कि एक्सक्लूजनल या आइसोलेशनिस्ट नीतियों को बढ़ावा दें, जैसा कि चाइना द्वारा किया जाता रहा है। हमें अपने गुड्स और सर्विसेज को इस क्वालिटी का रखना होगा जिससे कि हमारी वैश्विक मार्केट में अलग पहचान हो। भारत के कुछ ऐसी ही सर्विसेज हैं जो फॉरेन मार्केट को काफी अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर। देखिए, मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 5 स्तंभों को भी सुझाया गया। वे स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा है डिमांड। इन पांचों के जरिए ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, इसलिए इन पे प्रमुखता से काम करना होगा और इनके ढांचे को और सुदृढ़ बनाना होगा। ये हमने बात की आत्मनिर्भर भारत मिशन पे। दूसरा है MSME। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि MSME 40% एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी रखता है, 28% इंडिया की GDP में, 45% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार MSME के द्वारा दिया गया है। इसलिए MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है। अब कोरोना वायरस की वजह से MSME को काफी सफर करना पड़ रहा है और कुछ ऐसे MSME हैं जो बंद होने की कगार पे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने MSME के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वो कदम क्या हैं? आइए उनको देखते हैं। फॉर स्मॉल बिजनेसेस 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए इमरजेंसी क्रेडिट दिया जाएगा MSME को। दूसरा है ओनली डोमेस्टिक फर्म्स कैन बिड फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़। देखिए, केवल लोकल कंपनी ही 200 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करेंगी। फॉर एम्प्लॉय टैक्स पेयर्स EPF डिडक्शन स्लैश्ड फॉर 3 months to 20% from 24% ऑफ सैलरी। IT रिटर्न्स डेडलाइन एक्सटेंडेड। IT रिटर्न्स की डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दी गई है और EPF का जो डिडक्शन था 24%, वो 3 महीने तक के लिए 20% कर दिया गया है। दूसरा है दिस विल इनहांस टेक होम पे इफ एम्प्लॉयर्स पास इट ऑन बट डेंट रिटायरमेंट सेविंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पावर PSU टू लेंड 90,000 करोड़ टू स्ट्रेस्ड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सेक्टर को 90,000 करोड़ रुपए दिया गया है इस पैकेज के तहत। जितने भी डेडलाइन है प्रोजेक्ट के, उनको 6 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन फॉर रियलिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड। फॉर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या पैकेज है? फ्रेश 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटीज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 45,000 करोड़ रुपए
एनबीएफसी के लिए एलोकेट किया गया है। 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फॉर माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस फर्म एंड एनबीएफसी। स्पेशल लिक्विडिटी के तहत माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस के लिए एनबीएफसी को 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ये है कुछ कदम जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। देखिए अभी गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई के डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है, तो आइए उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एमएसएमई का नया डेफिनेशन क्या है। पुराना यानी कि एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन है वो एमएसएमई का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के लिए अगर माइक्रो इंटरप्राइजेज है तो उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक होना चाहिए, और स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, मीडियम है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के लिए है। अब सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज इंटरप्राइजेज के लिए माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 10 लाख, और स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़। तो ये एग्जिस्टिंग है, यानी कि जो पुराना डेफिनेशन है एमएसएमई का। अभी जो रिवाइज डेफिनेशन जो है उसके बारे में अब बात करते हैं, जो कि अब लागू होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए माइक्रो है अगर तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का, और मीडियम है तो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए तक का और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का। तो ये नया डेफिनेशन है एमएसएमई के लिए। तो ये हमने बात किया एमएसएमई पे। देखिए अभी जो टोटल पैकेज है उसका कुछ पोर्शन इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया है। बाकी के पोर्शन जो है वो जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि डेली ब्रीफिंग के दौरान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बताएंगी कि कैसे फंड को एलोकेट करना है। तो जो बाकी के एलोकेशन होंगे उनके बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हमने दोनों टॉपिक डिस्कस किया, आत्मनिर्भर भारत मिशन और एमएसएमई। अगला है सीएपीएफ। देखिए सीएपीएफ अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कैंटीन है उसमें स्वदेशी निर्मित ही उत्पाद बेचे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सीएपीएफ न्यूज में है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि ये काम और पहले ही करना चाहिए था। जो भी सीएपीएफ की कैंटीन्स हैं उनमें स्वदेशी उत्पाद को बहुत पहले से ही उसमें बिक्री के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए सीएपीएफ की कैंटीन से लगभग 50 लाख फैमिली इंगेज्ड है। ठीक है, अगर स्वदेशी उत्पाद 50 लाख फैमिली में भी यूज किया जाएगा तो हमारे लोकल जो एमएसएमई है या जो भी कंपनियां हैं, लोकल की कंपनियां हैं, उनको काफी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव है अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो, जो कि और पहले ही करना चाहिए था। अगला है इंडिया ताइवान रिलेशंस। देखिए इंडिया ताइवान रिलेशंस अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ताइवान चाहता है कि भारत जो है वो ताइवान का सपोर्ट करे चाइना के अगेंस्ट, और स्पेशली अभी 18 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ठीक है, तो उसमें ताइवान अपना पोजीशन चाहता है जबकि चाइना उसको अपोज कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि ताइवान जब चाइना का पार्ट है तो एक कंट्री के 2 पोजीशंस कैसे हो सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो इसको लेके अभी थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में काफी घामाघामी है। तो अभी देखिए ताइवान के लिए यूएस ने क्या किया कि एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक पोजीशन दिया जाए उसको। ठीक है, तो ऐसा ही ताइवान इंडिया से भी चाहता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इंडिया भी ताइवान का सपोर्ट करे। तो इसलिए इंडिया और ताइवान के रिलेशन के बारे में आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सके हैं। आइए थोड़ा ताइवान को मैप पे देख लेते हैं कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए ये है इंडिया और ताइवान, ये चाइना, और यहाँ पे है ताइवान साउथ चाइना सी के नॉर्थ में। तो ये आपने मैप देख लिया ताइवान का। इसकी कैपिटल है ताइपेई और एक खोशियूंग सिटी इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। टिनान सिटी, खोशियूंग सिटी। अभी देखिए काफी डेवलपमेंट जियो पॉलिटिक्स में ताइवान के साथ साथ एक और जगह है, कुछ दिन पहले गुआम, एक ये देखिए ये गुआम है। गुआम पे अभी इस पे टोटल कंट्रोल यूएसए का है। यहाँ के जो लोग हैं वो यूएसए ओरिजिन के हैं, बट वो वोटिंग यूएसए में नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिन है उनका वो यूएसए का, और यहाँ पे यूएसए का आर्मी बेस भी है। तो यहाँ पे अभी काफी मिलिट्री का एग्जिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से गुआम में, इसलिए ये गुआम भी न्यूज में, ये पैसिफिक ओशियन में, आप इसको याद रखिएगा इसके लोकेशन को, गुआम आइलैंड को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है गुआम आइलैंड कहाँ पे है। ठीक है, तो ये ताइवान रहा, इसको हमने मैप पे देखा, और ये इंडिया के ईस्ट में और साउथ चाइना सी के नॉर्थ में, और ये फिलीपींस सी में है। ठीक है, तो आइए फिर से चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इंडिया नेपाल रिलेशंस। देखिए इंडिया नेपाल रिलेशंस अभी कुछ दिनों से खराब चल रहा है। ठीक है, और वो खराब क्यों चल रहा है उसका वजह ये है कि जब से इंडिया ने अपना नया मैप जारी किया जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद से, तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और नेपाल के बीच में बढ़ गई। क्योंकि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर पे एक जगह है काला पानी, जिसपे इंडिया अपना हक जताता है और नेपाल अपना हक जताता है। अब ये काला पानी डिस्प्यूट का है, आइए इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए बैकग्राउंड ये है कि काला पानी इज ए वैली दैट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो काला पानी है वो एक
वैली है इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। इट इज सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट। देखिए अभी इंडिया जो कैलाश मानसरोवर के लिए रूट बना रहा है उस रूट में ये पड़ता है काला पानी। द काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जो काली रिवर है वो डिमार्केट करती है इंडिया और नेपाल के बीच के बॉर्डर को। और ये काली रिवर कहाँ पे? काला पानी रीजन में, क्योंकि काला पानी रीजन से ही ये काली रिवर ओरिजिनेट होती है। अगला है द ट्रीटी ऑफ सुगौली साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर 1816 लोकेटेड द काली रिवर एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विथ इंडिया। द डिस्क्रिपेंसी इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ द रिवर लेड टू बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विथ ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मैप्स सपोर्टिंग देयर ओन क्लेम्स। देखिए जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ 1816 में तो उस टाइम पे ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया गया था। और ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन करने के बाद ऐसा कहा गया कि काली रिवर जो है इंडिया और नेपाल के बीच का वेस्टर्न बॉर्डर होगा। लेकिन आपसी मतभेद की वजह से वह एरिया डिस्प्यूटेड हो गया है, ठीक है। इसलिए दोनों कंट्री क्लेम करते रहते हैं कि यह एरिया मेरा है। इन द रिसेंट मैप इश्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हाइल गिलगिट बाल्टिस्तान इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो नया मैप इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जम्मू कश्मीर के अंडर में रखा गया और गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख टेरिटरी के अंडर में रखा गया है। तो देखिए ये हमने पूरा डिस्कस किया बैकग्राउंड। देखिए नेपाल के साथ एक और एरिया है सुस्ता एरिया, उस पर भी डिस्प्यूट है इंडिया को लेके, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं सुस्ता एरिया के बारे में। ये गंडक रिवर के बैंक पे है। अगला है काली रिवर। काली रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर, काली गंगा इन उत्तराखंड। काली रिवर को शारदा रिवर भी बोलते हैं या काली गंगा भी बोलते हैं उत्तराखंड में। इट ज्वाइंस घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो काली रिवर है ये उत्तर प्रदेश में घाघरा से मिल जाती है और जो कि घाघरा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। रिवर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं काली रिवर पे? टनकपुर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और शारदा बैराज, ये 3 प्रोजेक्ट हैं काली रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में है तो एग्जाम में आने की संभावना है। थोड़ा सा मैप पे इसको देख लेते हैं। देखिए ये है इंडिया और नेपाल के बाउंड्री। कैलाश मानसरोवर रूट है वो इसी से होते हुए, इसी के साइड से होते हुए ये कैलाश मानसरोवर तक पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए काला पानी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये धारचूला एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है और इधर है पिथौरागढ़, ठीक है। इधर पिथौरागढ़ इंडिया क्लेम करता है कि ये काला पानी जो है ये पिथौरागढ़ का पार्ट है और जबकि नेपाल क्लेम करता है कि ये धारचूला का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये मैप आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में ये पास है, इसको आप देख सकते हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं। लिपुलेख पास से ही होते हुए जो मानसरोवर रूट है वो बनाया जा रहा है और अभी जो मोटरेबल रूट है वो येलो लाइन में है, रेड लाइन अभी कंस्ट्रक्शन में है और इधर से मोटरेबल रूट। एक्चुअली जो मानसरोवर है वो चाइना में है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी न्यूज में इसलिए है, वी विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया हेड बनाया गया जो कि 1991 कर्नाटका कैडर के IAS थे। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में, इसको आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है टावर ऑफ ड्यूटी। देखिए टावर ऑफ ड्यूटी क्या है? टावर ऑफ ड्यूटी ये है कि अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइन किया जा सकता है। ऐसा बस अभी प्रपोजल दिया गया है, जब इसका ड्राफ्ट बन के आ जाएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बस नाम जान लीजिए टावर ऑफ ड्यूटी। अगर आप इसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और उसका अगला है नेशनल टाइगर फॉर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखिए ये 5 टॉपिक एक ही न्यूज से हैं, ठीक है। तो इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। देखिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये यूपी PCS में भी पूछ सकता है। तो इन 5 को आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। देखिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड में हम इसके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आर्मी के रिफॉर्म के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है अगस्त में ही, अगस्त 2019 में आर्मी रिफॉर्म के लिए अप्रूवल दिया जा चुका, जिसमें ये कहा गया आर्मी नया इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाएगी जिसके थ्रू ट्रूप्स को हार्ड स्ट्राइक और फास्ट मोबिलाइज किया जा सके पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे। इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में पार्टिसिपेशन किसका होगा? इसमें T-90 मेन बैटल टैंक होंगे विथ मिक्स इन्फेंट्री, आर्टिलरी होगी, एयर डिफेंस होगा, सिग्नल और इंजीनियर्स होंगे और जिसको कमांड करेगा मेजर
मेजर जनरल। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का बैकग्राउंड। आप इसको किसी और ऑथेंटिक सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज के टोटल स्टैटिक पार्ट। आप इन सारे स्टैटिक पार्ट को किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हो। अगला है एडिटोरियल। एडिटोरियल पे आज हमको 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे एडिटोरियल डाले जाते हैं। तो पहला है लोकल मोटिव, दूसरा है लिक्विडिटी लाइफलाइन, तीसरा है प्लान टू रिवाइव ए ब्रोकन इकोनॉमी, चौथा इट्स टाइम टू गिव IRS ऑफिसर देयर ड्यू, फोर्स टू अडॉप्ट न्यू हैबिट्स। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, इनको आप पढ़ सकते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद द डिफरेंस टू द 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ₹6 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। देखिए 6 लाख करोड़ तो नहीं है, 3 लाख करोड़ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 3 लाख करोड़ है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, दूसरा है एज पर रिवाइज्ड डेफिनेशन of MSME any firm with investment up to ₹1 crore and turnover under ₹5 crore will be classified as micro। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक होगा तो उसको माइक्रो माना जाएगा। ए कंपनी विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको स्मॉल के अंडर में कंसीडर किया जाएगा। और ए फर्म विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अंडर ₹100 करोड़ विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर 20 करोड़ का टर्नओवर है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेज में कंसीडर किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दूसरा। ठीक है, इसमें सारे पार्ट इसके करेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर होगा B2 ओनली। ठीक है, सोर्स द हिंदू का पेज 1। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑन वाइल्ड लाइफ चेयर्ड बाय द ए प्राइम मिनिस्टर, बी इन्वायरमेंट मिनिस्टर, सी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी हेड ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए इसको अभी हमने डिस्कस भी किया, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सोर्स है द हिंदू का पेज 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है ये आर्मी में रिफॉर्म हो रहा है, उसका ही एक पार्ट है। दूसरा है द IBG आर ब्रिगेड साइज एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन विच कैन स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक अगेंस्ट एडवर्सरी। देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ईच IBG वुड बी टेलर मेड बेस्ड ऑन थ्रेट टेरेन and task and resource will be allotted based on 3 T's. They will be able to mobilize within 12 to 48 hours based on the location। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए इसके बैकग्राउंड में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उसको किसी ऑथेंटिक सोर्स से जरूर पढ़िएगा। एक टर्म है कोल्ड स्टार्ट, एक टर्म है कोल्ड स्टार्ट। इसके बारे में आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से जरूर पढ़िएगा। हो सकता है अगर हम आर्मी के रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो उसमें मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक टर्म है कोल्ड स्टार्ट, इसको याद रखिएगा और इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िएगा। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल करेक्ट। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 11। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और स्टैटिक पार्ट डिस्कस किया। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।